नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगापुर में अगर आप प्रॉपर्टी लेकर और उसमें प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या ये एक वायबल ऑप्शन है, क्या ये एक सही डिसीजन होगा। इस चीज़ का हम यहाँ बात करेंगे कि लोगों को बहुत सारे डाउट होते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं, सवाल होते हैं, जवाब पता नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स पता नहीं होते। तो इस वीडियो में आपको संक्षेप में, शॉर्ट में वो फैक्टर्स मैं बता देता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि ये वो चीज़ है जिसको आपको देखना है या आपको इस दिशा में नहीं देखना। तो पहले आइए मेरे बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम कमलेश राजपाल है, इन शॉर्ट राज, और मैं 17 साल से सिंगापुर में हूँ। मैं बॉम्बे से हूँ और मैं अब यहाँ सिटीज़न हूँ, अपनी फैमिली के साथ वेल सेटल्ड हूँ। तो मैं सिंगापुर में प्रॉपर्टी एजेंट का काम करता हूँ और ये मैंने वीडियो बनाया ताकि काफ़ी सारे जो सवाल हैं, कन्फ्यूजन्स हैं और बहुत सारे फैक्टर्स लोगों को पता नहीं है, वो पता लग जाए। तो आइए मैं आपको क्विकली वो दिखा देता हूँ। तो ये मेरे बारे में आपको जानकारी आ गई। अब हम देखते हैं कि वाई सिंगापुर इज़ एन आइडियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। तो अगर एक बंदा सोचे कि मुझे एक पैसा इन्वेस्ट करना है इंडिया के बाहर, तो मैं लंदन में प्रॉपर्टी खरीदूं, अमेरिका में खरीदूं, ऑस्ट्रेलिया में खरीदूं, हांगकांग में खरीदूं या सिंगापुर में खरीदूं, तो सिंगापुर में क्यों? तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहले आके देखते हैं सिंगापुर का प्रॉपर्टी मार्केट कैसा है। तो ये सिंगापुर का प्रॉपर्टी मार्केट पिछले 40 साल मैंने प्लॉट किया है। तो आप देखिए कि ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है और इसमें अगर आप नोट करेंगे तो पिछले 12 साल में 2000 से लेके 2016 यानी पिछले 15 साल में हमने 4-5 जो है वो रिसेशन पीरियड देखे हैं। 2-3 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गए, सुनामी आ गए, सार्स आया सिंगापुर में, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया, डॉट कॉम बबल बर्स्ट हुआ। तो सारी जो है वो साइकिल्स आई हैं। उस सारी साइकिल्स के दौरान आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी जो है वो गिरा है, फिर ऊपर गया है, गिरा है, ऊपर गया है, लेकिन ओवरऑल उसका ट्रेंड जो है वो ऊपर है, अप है। जैसे कि इंडिया में भी है, जैसे कि दिल्ली है, नोएडा है, बॉम्बे है, बेंगलोर है, सब में प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ी है। तो प्रॉपर्टी एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पर एक इन्वेस्टर क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ हो और लॉन्ग टर्म में उसको मुनाफा हो। तो सिंगापुर जो है वो सेफ हेवन, एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए एक स्वर्ग हम इसको कहते हैं, और ग्रोथ दोनों प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि ये बॉम्बे जैसा है, यहाँ लिमिटेड लैंड है और बिकॉज लैंड लिमिटेड है, आपकी जो भी प्रॉपर्टी बननी है, बिल्डिंगें बननी है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होनी है, वो उसी लैंड में होनी है। तो उसकी कीमत बढ़ती रहेगी क्योंकि और आपके पास जो अवेलेबल है उसी में बनाना है और अवेलेबल ही नहीं है। तो ये एक बड़ा फैक्टर हो जाता है प्रॉपर्टी की कीमतों को गवर्न करने के लिए। दूसरा, यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस है। पिछले 51 साल से सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है सिंगापुर में। कुल मिलाकर 2 पॉलिटिकल पार्टी रही हैं, अब पिछले 5-7 साल में 3 पॉलिटिकल पार्टी रही हैं, पर पावर में एक ही पार्टी रही है। दूसरी पार्टी कभी जीती ही नहीं पिछले 50 साल में। तो बिकॉज एक ही पार्टी रही है, उनको किसी को पूछना नहीं है, संसद में कोई लड़ाई नहीं है, किसी को बताना नहीं है, उन्होंने डिसाइड किया और वो रूल बन गया। तो इस वजह से इनका जो भी कानून है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। देश की प्रगति इस वजह से हुई है क्योंकि वो एक दिशा में होकर और सीधा डिसीजन लेकर आगे चलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस के चलते यहाँ पर एक भी प्रोजेक्ट नहीं है जो इनकम्प्लीट हुआ हो कि भाई पिछले 25 साल में, 30 साल में एक बिल्डिंग है वो अधूरी रह गई है, वो एक प्रोजेक्ट बना अधूरा रह गया, कोई बिल्डर भाग गया, वो सब यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि गवर्नेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। फॉरेनर्स पर ये कंट्री डिपेंड करती है। तो इंडिया से, फिलीपीन से, यूरोप से, यूएस से भी, अब क्योंकि अब यूरोप की भी हालत ख़राब है, सारे लोग यहाँ जॉब करने आते हैं, खास करके आईटी में और फाइनेंस सेक्टर में लोग आते हैं जॉब करने के लिए। तो फॉरेनर्स जब इतने आते हैं तो वो प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते हैं, तो वो रेंट ही करेंगे। इसीलिए कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ फॉरेनर गारंटी करता है कि अगर हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए एक रेंटल मार्केट है बहुत स्ट्रांग, और वो मार्केट बढ़ता ही रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ बोल दिया है कि 2021 तक का प्लान तो उन्होंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया है कि हर साल हम 1 लाख फॉरेनर सिंगापुर में लाएंगे। तो जाहिर सी बात है ये 1 लाख लोग अगर यहाँ आएंगे तो उनको रहने के लिए जगह भी चाहिए।
एशिया का ये टॉप सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी माना जाता है। जैसे कि हम यूएस जाना चाहते हैं, बाकी देश जाना चाहते हैं, तो इंडिया के आप लोगों को देखिए, पूछ लीजिए, या आप फिलीपींस देख लीजिए, या आप चाइना देख लीजिए, तो इनके बहुत सारे लोग जो लोग हैं क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, फ्यूचर कुछ चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, तो वो सिंगापुर आना चाहते हैं क्योंकि ये सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी माना जाता है। पीपल प्रेफर टू लिव एंड वर्क हियर, इंक्लूडिंग फ्रॉम यूरोप, यूएस, पीपल प्रेफर टू वर्क हियर। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोकल डिमांड है प्रॉपर्टी मार्केट का। इसका मतलब यही कि अगर कोई नया प्रोजेक्ट अच्छा बनता है तो पहले 2 से 3 वीकेंड में ही वो प्रोजेक्ट 70% बिक जाता है और वो लोकल खरीद लेते हैं, यानी सिंगापुर सिटीजन्स खरीद लेते हैं। तो इतना स्ट्रॉन्ग डिमांड है लोकल्स का कि इसीलिए प्रॉपर्टी का कीमत यहाँ गिरा नहीं है, गिरेगा नहीं, क्योंकि लोकल्स के पास बहुत पैसा है और बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड भी है। वो डिमांड इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये लोग 4-4, 5-5 प्रॉपर्टी लेकर पूरा प्रॉपर्टी बबल नहीं क्रिएट करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने इनको 2013 से रूल लगा दिया है कि लोकल सिर्फ 2 प्रॉपर्टी खरीद सकता है, ताकि फॉरेनर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और झूठ मूठ का यहाँ मार्केट जो है उसका बबल नहीं क्रिएट हो जाए। सिंगापुर डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। ये हमको पता है कि पिछले 17 साल में सिंगापुर डॉलर, जब मैं सिंगापुर आया था तो 1 सिंगापुर डॉलर का 25 रुपया मिलता था। अभी वो 49.950 भी चला गया था सिंग डॉलर। दैट मीन्स $1 का आपको 49.9 रुपीज़ मिलेगा। आज की तारीख में वो 47.5, 47.6 पे खड़ा है। लेकिन आप देखिए कि वो 15-17 साल में वो डबल हो गया। तो सिंगापुर डॉलर सिर्फ इंडियन रुपी के अगेंस्ट नहीं, ऑस्ट्रेलियन है, कैनेडियन है, न्यूजीलैंड डॉलर है, इन सब के अगेंस्ट भी वो स्ट्रांग हुआ है। तो जब एक देश का डॉलर अलग अलग देशों के डॉलर के कंपैरिजन में स्ट्रांग होता है तो इसका अर्थ माने ये निकलता है कि वो देश प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है, और उसका जो भी उसके पास प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनकी वैल्यू है, उनकी कीमत है। अदरवाइज तो उनका अपना इकोनॉमी इतना स्ट्रांग नहीं होगा। और सिंगापुर में कोई नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, इनके पास कोई मिनरल्स नहीं है, धातु नहीं है ज़मीन में। पानी भी दूसरे देश का ये लोग यूज़ करते हैं, मलेशिया से पानी आता है, अपना पानी भी नहीं है। तो इनके पास नेचुरल कुछ भी नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है अपना, तो एक्सपोर्ट इकोनॉमी नहीं है उस हिसाब से। उसके बावजूद इतना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अगर इन लोगों ने अपना बना के रखा है तो वो इतने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स होंगे कि वो लंबे समय तक चलेंगे। और गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और गवर्नेंस बहुत अच्छा है। करप्शन जो है वो लगभग 0 के मात्रा में है। दैट मीन्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में करप्शन 0 है। तो बिकॉज करप्शन नहीं है इसीलिए ना कोई पैसा खाएगा, ना खिलाएगा, ना कोई बिल्डर भाग जाएगा, ना कोई ऐसी चीज़ होगी। ई गवर्नेंस है, दैट मीन्स सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, इंटरनेट पे हो जाता है। तो जब आप किसी को मिलिएगा ही नहीं तो आप कहाँ से उसको रिश्वत दीजिएगा, कुछ कीजिएगा। तो बैंक्स, ई बैंकिंग है, ई गवर्नेंस है। तो पिछले 4-5 सालों में तो मैं बैंक ही नहीं गया हूँ और ना किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गया हूँ, क्योंकि सारा काम जो है वो मोबाइल इंटरनेट पे आपका हो जाता है। इसके अलावा आप देखिए तो सिंगापुर का एजुकेशन वन ऑफ द टॉप इन द वर्ल्ड माना जाता है। इसीलिए जो पैसे वाले लोग हैं, वेल सेटल्ड हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ आएँ, यहाँ पढ़ें। हमारे प्रिय अक्षय कुमार जी ने भी अपने बेटे को यहाँ भेज दिया पढ़ने के लिए। तो इसके अलावा सिंगापुर एशिया का टॉप मेडिकल हब बनने का इनका जो पूरा प्लानिंग है वो अगले 5 साल में बना देंगे ये लोग। तो इन्होंने वो इतना स्ट्रॉन्ग प्लान बनाया है कि सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं, मेडिकल रिसर्च एशिया का टॉप सिंगापुर में होगा। मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ने यहाँ आएंगे और मेडिकल फैसिलिटीज़ और इलाज भी यहाँ होगा। तो मेडिकल टूरिज्म का बहुत बड़ा जो है वो स्कोप है। और फिर ये इतने लोग यहाँ आएंगे, दुनिया भर के साइंटिस्ट आएंगे, रिसर्चर आएंगे, स्टूडेंट आएंगे, इनको रहने के लिए घर चाहिए होंगे। तो इस वक्त अगर आप मुझे पूछें तो सिंगापुर में एक 24-25 हज़ार प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं, खाली हैं, तो रेसिडेंशियल। उसके अलावा अगर यहाँ 50,000 लोग आ गए तो रहने के लिए घर ही नहीं है। तो ये यानी यहाँ की अभी की स्थिति है।
टॉप ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इसको गिना जाता है, क्योंकि ये लोग डेटा के बेसिस पे सब कुछ करते हैं। गवर्नमेंट ने डेटा कलेक्शन करके पब्लिक को उसको अवेलेबल किया हुआ है और पूरा देश डेटा पे चल रहा है। तो आप क्या कहते हैं, मैं क्या सोचता हूँ, इन चीज़ों पे यहाँ बातें नहीं चलती। फैक्ट्स क्या बोलते हैं, डेटा क्या बोलते हैं, उस हिसाब से लोग यहाँ डिसाइड करते हैं। प्रॉपर्टी मार्केट का भी पूरा डेटा अवेलेबल है, तो किसी कस्टमर को किसी प्रॉपर्टी एजेंट पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। डेटा देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, ये वाले प्रोजेक्ट में इतना पैसा लोगों ने कमाया 5 साल पहले, तो आज मैं इतना भी कमाऊँगा इस हिसाब से। और हर घर के अंदर ब्रॉडबैंड फाइबर नेटवर्क है। 1 Gbps का स्पीड हमको हमारे घर पे मिलता है, तो इंटरनेट कनेक्टेड है। और हाईएस्ट पेनिट्रेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड इस कंट्री में है। इसका मतलब है कि एक आदमी के पास 100 लोग हैं तो 150 मोबाइल डिवाइसेस उनके पास हैं, चाहे वो आईपैड हो या मोबाइल फ़ोन्स हो। 4G नेटवर्क मोबाइल फ़ोन में आम बात है। तो ये सारी चीज़ें देश की प्रगति की तरफ कंट्रीब्यूट करती हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक लाइफस्टाइल देती हैं, इसीलिए लोग आके यहाँ रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। वो चाहते हैं उनके बच्चे यहाँ आके रहें, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल जो है वो अपग्रेड हो जाता है। पैसा मनी लॉन्ड्रिंग सिंगापुर में नहीं होता है, तो पैसा सिंगापुर में कैसे लाना है और उसको कैसे ले जाना है, वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स है उसका। और बैंक्स का भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है, क्योंकि उसमें करप्शन है ही नहीं। जैसे मैंने समझाया, ई गवर्नेंस और ई बैंकिंग है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इसको वर्ल्ड का टॉप कंट्री माना जाता है। इसको अवार्ड्स मिला हुआ है पिछले 6-7 सालों में, लगातार हर साल मिला हुआ है। ये बड़ा प्रो बिजनेस एनवायरनमेंट है, तो यहाँ बिजनेस सेटअप करना और उसको बढ़ाना वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बड़ा इजी है, ऑनलाइन है। और टैक्स स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो बाकी देश आप देखिए, चाहिए इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है, वरना आप धंधा नहीं चला सकते। तो यहाँ वो सब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही टैक्स है, एक ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। कोई एक्साइज नहीं है, कोई गुड्स एंड सर्विस टैक्स अलग से नहीं है, कोई इंटरटेनमेंट टैक्स नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रक्चर जो है वो हो जाता है। तो इसका प्रॉपर्टी से क्या लेना देना है कि जब आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये होता है कि भाई मुझे कितनी बार वहाँ जाना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी है तो मुझे प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ेगा, तो मेरा कितना ट्रिप लग जाएगा, वो कितना खर्चा है। तो वो अगर आपको ऑनलाइन बैंकिंग है, ऑनलाइन अगर गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं, तो आपको सब कुछ ऑनलाइन करना है, तो आपको आने का ज़रूरत नहीं है और मैनेज करना बड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि डेटा आपके मोबाइल डिवाइस पे अवेलेबल है। गवर्नमेंट का बहुत ही क्लियर कट प्लान है कि किस तरह से 2030 तक हम लोग क्या क्या डेवलपमेंट्स देश में करने वाले हैं। इतना क्लियर डेवलपमेंट्स इन्होंने करके पब्लिक को अवेलेबल किया हुआ है कि दुनिया में ऐसा और कोई देश नहीं है, यहाँ तक कि यूएस का भी इतना क्लियर कट अवेलेबल नहीं है जितना सिंगापुर का क्लियर कट अवेलेबल है, कि हम कहाँ पार्क बनाएंगे, कहाँ बिल्डिंग बनाएंगे, कितना इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे, कौन सा इंडस्ट्रीज़ को लाएंगे, किसको बूस्ट करेंगे, क्या हमारा ओवरऑल ग्रोथ स्ट्रेटजी और प्लान है और किस हिसाब से वो एग्जीक्यूट होगा। और इन्होंने पिछले 50 साल में ये चीज़ प्रूव कर दिया है कि हमने एक बार जो चीज़ डिसाइड कर लिया उसको हम इम्प्लीमेंट करके ही रहेंगे। लास्टली, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टर के लिए, कि कैपिटल गेन सिंगापुर में 0 है। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 2 लाख इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर 3 लाख का मुनाफा कमाया प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी बेच दी और अब आपको 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो उस $3 लाख के ऊपर आपको 0 टैक्स है। तो इसीलिए हम इसको इन्वेस्टर हेवन कहते हैं, क्योंकि ये हमने लिखा है इन्वेस्टर सेफ हेवन, क्योंकि आप इंडिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, यूके में हो, यूएस में हो, आपको प्रॉपर्टी के प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ आपको 0 टैक्स है, आपको कोई पूछेगा नहीं। आप अपना 3 लाख का प्रॉफिट निकालिए, उसको इंडिया बेच दीजिए, चाइना बेच दीजिए, यहीं दूसरा घर खरीद लीजिए, जो करना है कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप बैंक जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे मेरे 2 लाख निकालने, तो कोई पूछने वाला नहीं है क्यों निकालने हैं, इतना एक साथ नहीं निकाल सकते, नोट नहीं है, ये नहीं है, वो कोई चीज़ यहाँ नहीं है। तो आपने यहाँ पैसा एक बार इन्वेस्ट कर दिया और वो पैसा जब आपको प्रॉफिट हुआ, आप लेके उसके ऊपर जो आपको जिस तरह से यूज़ करना निकल गए। ये इतना बड़ा एडवांटेज है
कि ये दूसरे देशों में आपको नहीं मिलेगा। तो सिंगापुर और दुबई ये 2 ही देश आपको मिलेंगे ऐसे जो कि इंडिया के करीब है, जहां प्रॉपर्टी खरीदना आसान है। दुबई के ऊपर मैं अलग से दूसरा वीडियो बनाने वाला हूं, आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा जब मैं बनाऊंगा तब, जब वो रेडी होगा। तो ये 2 ही देश हैं जहां आपको आपके कमाई के ऊपर ये कैपिटल गेन टैक्स 0 है। इसके अलावा आप देखिए कि माफ़ी चाहता हूँ, ये हमने देख लिया, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कि होम लोन का जो इंटरेस्ट आप भरेंगे सिंगापुर में वो सिर्फ 2% है। तो जी हाँ, इंडिया में अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं 1 करोड़ की, उसका 25 लाख डाल दिया डाउन पेमेंट और 75 लाख का आपने लोन लिया, तो उस लोन के ऊपर आपको 10%, 11%, 12%, कम से कम 9.5% कंपाउंड इंटरेस्ट आपको लगता ही है सालाना। सिंगापुर में वो सिर्फ 2% है, तो वो इतना कम है, इतना खूबसूरत है। और रेंट जो आपको मिलता है सालाना वो भी 2% है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका लोन सिर्फ 2% है, आप दे रहे हैं अपने लोन पे 2% का ब्याज दे रहे हैं और आपको उतना ही रेंट मिल रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि रेंट इक्वल टू मंथली इंस्टॉलमेंट। तो आपने यहाँ पर डाउन पेमेंट डाला, घर लिया और उस घर को रेंट पे चढ़ा दिया। अब जो रेंट आ रहा है उससे मंथली इंस्टॉलमेंट भरा जा रहा है। तो चाइना से इतने लोगों ने, इंडिया से इतने लोगों ने यहाँ क्यों इन्वेस्ट किया? क्योंकि इस इक्वेशन की वजह से कि मैं मेरा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख डॉलर डाउन पेमेंट डाल के 1-1.5-2 करोड़ डाल के और फिर घर रेंट पे चढ़ा के और रेंट EMI भर देगा, मुझे कुछ भरना नहीं है। 20-25 साल का मैंने लोन ले लिया और अब 20 साल तक वो रेंट पे था, तो जो टेनेंट था उसने मेरा EMI भर दिया, मुझे घर फ्री हो गया। तो बिल्कुल आपको वो फ्री हुआ। इसका मतलब आपने 5 करोड़ का घर लिया, उसका आपने 1.5 करोड़ डाउन पेमेंट डाला और उसके बाद 3.5 करोड़ अगले 25 साल में आपके टेनेंट ने भर दिया। तो आपको वो 3.5 करोड़ ही फ्री नहीं मिले, लेकिन आपको उसके ऊपर जो है वो सिंगापुर डॉलर का जो अप्रिसिएशन हुआ 20-25 साल में, वो आपको अलग मिला। तो ये कितना खूबसूरत मौका तैयार हो जाता है एक फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट इतना कम है। तो मेरे पास बहुत ही डिटेल्ड 1-1.25 घंटे का प्रेजेंटेशन है जो इन चीज़ों को और भी बहुत डिटेल में समझाता है। एक एक चीज़ मैंने कवर की है उसके अंदर। जो आपको इंटरेस्ट होगा तो आप मुझे ईमेल करेंगे, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा ताकि आप वो आराम से देख सकें और उसमें आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे कि किस तरह से हम उसमें मैंने बहुत सारा डेटा कंपैरिजन भी किया हुआ है, तो पूरा डिटेल पिक्चर मिल जाएगा। जो सीरियस इन्वेस्टर होगा उसको मैं भेज दूंगा। ये वीडियो मैं शॉर्ट रखना चाहता हूँ ताकि आपको एक इंट्रोडक्शन हो जाए। तो ये सिंगापुर में इन्वेस्ट करने को पावरफुल हो गया, क्योंकि रेंट इज इक्वल टू मंथली इंस्टॉलमेंट। आप ये समझ गए। सिर्फ एक रिस्क यहाँ पड़ता है, वो ये है कि अगर मेरी प्रॉपर्टी कुछ महीनों के लिए नहीं रेंट पे गई तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे मेरे जेब से भरना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों की भी सॉल्यूशन है। वो जो 1-1.5 घंटे, 1.25 घंटे का डिटेल वीडियो है, उसमें आप उन चीज़ों का डिटेल्स आप देख लेंगे। तो यहाँ पर अब आपका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम इस प्रेजेंटेशन के अंत में आए हैं। आप मुझे ईमेल कीजिए, मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ लिखा है और मैं आपको उस वीडियो का लिंक भेजूंगा और उसके आगे आपके जो सवाल हैं उनके भी जवाब दे दूंगा, ताकि आपको पूरा एक क्लियर माइंड हो और एक सीधी सीधी दिशा मिले कि हाँ भाई हमको इस दिशा में जाना है, ये करना है या हमको नहीं करना है। इसमें आपको बेस्ट चीज़ ये बताता हूँ कि 2015 से मार्केट ढीला हुआ है तो अभी प्रॉपर्टियाँ सस्ती हैं। 2016, 2017 में भी मार्केट गिरा हुआ है, सब जगह गिरा हुआ है, सिर्फ सिंगापुर में नहीं। तो इस वजह से आप मुझे $0 कमीशन देंगे। जी हाँ, मैंने यहाँ लिख दिया है, आप मुझे 0 देंगे, क्योंकि डेवलपर हमको कमीशन देने के लिए रेडी हैं। तो हम दूसरे पार्टी से कमीशन देंगे। सिंगापुर के रूल्स के हिसाब से आप सिर्फ एक ही पार्टी से कमीशन ले सकते हैं। तो इंडिया में जैसे दलाल दोनों तरफ से कमीशन लेते हैं, वो यहाँ अलाउड नहीं है और मैं सिर्फ लीगल प्रॉपर ही जो काम है वही करूँगा। तो आपको मुझे 0 देना है। अब ये अलग बात है कि 2017 के एंड तक यहाँ प्रॉपर्टी मार्केट अप हो जाएगा, ऐसे हमको अंदेशा है, तो उसके बाद डेवलपर देना बंद कर दें तो फिर आपको देना पड़ेगा। लेकिन अभी इस साल में कम से कम इतना तो मेरा आपसे वादा है कि 2017 में आप जो भी डीलिंग कीजिएगा तो उसमें आपको कुछ भी मुझे कमीशन नहीं देना पड़ेगा। $10-15 हज़ार ये सीधे सीधे आपके
बच गए। तो आप मुझे कांटेक्ट करें और अपने सवाल मुझे भेजें और अपना डिटेल्स भेजें, तो वहाँ से हम फिर इसको आगे ले जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस इंट्रोडक्शन को देखने के लिए।